अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़। रेवेन्यू कस्टमर से जो हमें मिलना है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि हमें पता चले हमने वादा किस बात का किया है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। फिर अगला स्टेप ये है कि हमें इसकी पूरी अमाउंट तो पता हो। तो तीसरा स्टेप है ट्रांजैक्शन की प्राइस कैलकुलेट करना। फिर चौथा स्टेप ये है कि अगर एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी तो प्राइस को एलोकेट करना। और आखिरी स्टेप ये है कि जैसे जैसे वादा पूरा होता जाएगा उसका रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा। स्टेप 1 कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए 5 शर्तें हैं। अगर ये पांचों शर्तें पूरी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट है। एक शर्त टर्म्स एग्रीड हों, राइट्स ड्यूटीज़ पता हों, पेमेंट टर्म्स क्लियर हो चुकी हों, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए और पैसे मिल जाएंगे, इस बात की उम्मीद हो। अगर ये पांचों शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। फिर इसके बाद बाकी पॉइंट्स मैंने छुड़वा दिए थे कि बाद में जब आप आईएएस में बड़े हो जाएंगे फिर देखेंगे। स्टेप 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना। उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को इधर रख दें। चलो शुक्रिया। उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहेंगे जो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस है और वो भी डिस्टिंक्ट है। क्योंकि बिजनेस कस्टमर को जो गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, जैसे कॉलेज है, कॉलेज जो स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है तो सर्विस कोचिंग सर्विस भी है, वॉशरूम यूज करना भी एक सर्विस ही यूज कर रहे हैं आप लोग, लाइब्रेरी यूज करना भी एक सर्विस यूज कर रहे हैं, बाइक पार्क कर रहे हैं बाहर, वो भी एक सर्विस है। लेकिन पैसे मेनली किस चीज के हैं? कोचिंग के। तो ये वो प्रॉमिस्ड सर्विस है जिसका रेवेन्यू है। तो वो प्रॉमिस्ड सर्विस ये मेरी है। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या बता रहा था। हाँ, जो सर्विस या गुड जिसका प्रॉमिस किया जा रहा है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है अगर वो डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट के लिए 2 शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि वो गुड और प्रॉमिस जो बाय नेचर भी इंडिपेंडेंट है, इसकी पहचान कैसे होगी कि वो वैसे भी अलग अलग बेचा जाता है। और इसके लिए अंग्रेजी ये थी कि कस्टमर बेनिफिट ले सकता है इससे ऑन इट्स ओन या टुगेदर विद अदर सोर्सेज। और दूसरी शर्त ये थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इनकी अपनी पहचान हो, ये आपस में बहुत हाईली इंटर रिलेटेड ना हो। इसकी अंग्रेजी पहचानना थोड़ा सा हाँ मुश्किल है एब्जॉर्ब करना, लेकिन आप जो डब्बा है ना उसकी एग्जाम्पल्स याद रख लें, ये ज़्यादा फायदा है। डब्बे की एग्जाम्पल्स क्या थी? एक एग्जाम्पल ये थी कि कस्टमर को अगर हम कोई एक कंबाइंड चीज बना के देने लगे जिसमें उन सब चीजों ने कंबाइन हो जाना है, जैसे अगर कस्टमर को कपड़े सी के देने हैं, कपड़ा भी हमारा, धागा बटन भी हमारे, हमने कपड़े सी के देने हैं, तो अब वैसे भी हम कपड़ा अलहदा बेचते थे, सिलाई भी अलहदा सर्विस होती थी, बटन धागा ये भी अलग बेचा करते थे। लेकिन इस कस्टमर से तय क्या हो रहा है कि उसको सूट सी के देना है। अब ये एक कंबाइंड आउटपुट बन रहा है, वो सारी चीजें मिल गई आपस में। अब जब सारी चीजें मिल गई तो हमने फिर ये सारी चीजें बेशक अलग अलग बेचते थे, लेकिन अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी सूट सी के देना, क्योंकि अब ये सब कंबाइंड हो गया। ठीक है, तो कंबाइंड आउटपुट का मतलब है कि मुख्तलिफ चीजें थी लेकिन अब मिल के कुछ नहीं तो अगर
और भी अभी दरवाजा बंद निकल करे करे हम फिर भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। हाँ जी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस है जिसके पैसे ले रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट की मिसाल में कोचिंग वो प्रॉमिस्ड सर्विस है। एसी बेचना है तो वो एसी बेचना एक प्रॉमिस्ड गुड है। मिठाई लेनी है 10 किलो तो मिठाई देना, मिठाई बेचना ये प्रॉमिस्ड गुड है। लॉयर है, उसने एक केस लड़ना है अपने क्लाइंट के लिए तो प्रॉमिस्ड सर्विस क्या है? जो उसने केस लड़ना है। हॉस्पिटल है, उन्होंने एक सर्जरी करनी है, सर्जरी करना प्रॉमिस्ड सर्विस है। तो प्रॉमिस्ड गुड या सर्विस जिसकी अपनी पहचान हो, डिस्टिंक्ट हो, वो होती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मसला तब होगा अगर एक से ज्यादा प्रोमिसेस हैं तो देखना पड़ेगा कि इनमें से किस किस को हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। जैसे मिसाल दी थी मैंने कि एसी बेचना, एसी डिलीवर करना और एसी इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर बेचना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और ट्रेनिंग करवाना। अब ये एक से ज़्यादा तरह की चीज़ें आ गई। इसी तरह से खाना नहीं, खाना तो डिलीवर करना ही होगा। कपड़े, ये कपड़ों वाली जो मिसाल दे रहा था, कपड़ा बेचना, स्टिचिंग मटेरियल बेचना, स्टिचिंग की सर्विस देना। अब ये एक से ज़्यादा प्रोमिसेस आ रहे हैं तो क्या अब ये प्रोमिसेस सब अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे या नहीं? इसके लिए पॉइंट 2 है कि अगर ये डिस्टिंक्ट है तो ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर सब मिला के एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये डिस्कशन इस वक्त कल चल रही थी। मिसाल मैंने एसी की दी थी, बिल्डिंग बनाने की मिसाल दी थी और आज सूट सी के देने की मिसाल दी है जी। अब ये कितनी परफॉर्मेंस अगर वो सेपरेटली भी होती तो मिसालों में बता रहा हूं ना। अब अगर ये कपड़ा बेचना, स्टिचिंग मटेरियल बेचना, स्टिचिंग सर्विस देना, ये वैसे अलग अलग भी बेची जाती हैं, लेकिन अगर कस्टमर को हमने सूट सी के देना है तो अब चूंकि ये कंबाइंड आउटपुट बनने लगा है तो सूट सी के देना एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर हम बिल्डिंग मटेरियल भी बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी देते हैं, नक्शे वगैरह बना के भी देते हैं, लेकिन चूंकि बिल्डिंग बना के देनी है कस्टमर को तो ये एक कंबाइंड आउटपुट है। कस्टमर की डिमांड क्या थी कि बिल्डिंग बना के जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर ने कहा जी बिल्डिंग बना के दें आप हमें। तो अब जब बिल्डिंग बना के देंगे तो उसमें मटेरियल बेचना भी आ गया, लेबर प्रोवाइड करना भी आ गया, कंस्ट्रक्शन सर्विस भी आ गया। हाँ, सेकंड पॉइंट की वजह से अब ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो बाय नेचर ये तीनों वादे अलग अलग बिकते थे, लेकिन देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जा रहा था। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में उनको एक कंबाइंड आउटपुट की शक्ल में बनाया जा रहा है तो फिर ये सारी अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक तो मिसाल थी कंबाइंड आउटपुट की। एक मिसाल ये थी जो मैंने कॉलेज की मिसाल दी थी कि 3 पेपर बेचना, 3 अलहदा अलहदा सर्विस हैं, लेकिन अगर उनका कोर्स प्लान इस तरह से डिजाइन कर दिया कि चूंकि उसने FR2 भी पढ़ना है तो कॉस्ट के कुछ टॉपिक्स शेयर हो गए, चूंकि ऑडिट भी पढ़ना है तो रिपोर्टिंग का, ऑडिट का इथिक्स शेयर हो गया। अब ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अलग अलग नहीं रही क्योंकि ये हाईली इंटर रिलेटेड हो गए, एक ने दूसरे की प्लान को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। तो अब ये सब तीनों मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर इनका कोर्स प्लान अलग अलग चेंज ना होता, इनकी अपनी पहचान बाकी रहती, तो फिर ये 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होते हैं। सर वो एक एसी वाली एग्जांपल और वो सॉफ्टवेयर वाली मिसाल भी दे लें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल शक्ल बदल दी, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वाले ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था उसके जो प्रोग्राम्स थे, हमारा जिस आईटी हाउस से कांटेक्ट हुआ था उसको हमने अपनी पसंद के फीचर भी डालने को कहा, तो अब ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बदल गया। तो सॉफ्टवेयर बेचना और इंस्टॉल करना, अब ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं रही, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर जिस शक्ल में है उसी शक्ल में इंस्टॉल हो रहा है तो फिर सॉफ्टवेयर एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और इंस्टॉलेशन एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जब सॉफ्टवेयर एसी है, चलें
एसी इंस्टॉल होता है तो जिस शक्ल में एसी है उसी शक्ल में ही रहता है ना, इसको एसी की जगह फ्रिज तो नहीं कहने लग जाएंगे, एसी एसी ही रहेगा और यहाँ से उतार के आइंदा दोबारा भी एसी के तौर पे इस्तेमाल होगा। कंबाइन में तो हम एसी दे रहे हैं ना, लगा के तो एसी दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कंबाइंड आउटपुट का मतलब है कि सारी चीजें मिक्स होकर अब एक चीज बन जाएगी। जैसे अगर कपड़ा बेच रहे थे तो अब जब वो सूट बन गया तो क्या वो अब कपड़ा रहेगा, कपड़े के तौर पे बिक सकेगा? नहीं, कटाई हो गई, चेंज हो गया, सिलाई हो गई, बिल्कुल चीज बदल गई है। पेंट बेच रहे थे, पेंट बेचने के बाद उसको हमने पेंट कर भी दिया, वो पेंट बदल गया, तो अब वो एक डिफरेंट तरह की कंबाइंड शक्ल बन गई। लेकिन एसी जिस हालत में था वैसे ही लाके बस फिक्स किया है, यहां से उतारेंगे वो एसी ही रहेगा, कहीं और फिक्स कर देंगे जाके, तो वो एक कंबाइंड आउटपुट नहीं बन रहा। अच्छा, यानी आउटपुट और आउटपुट में सेम हो जो हमने इनिशियली दिया था, तो उसमें फिर वो कंबाइंड आउटपुट नहीं है। ठीक है, फिर उसमें हम कहते हैं कि इसमें सेपरेट हाँ, फिर एसी अलग है, इंस्टॉलेशन अलग है और डिलीवर करना अलग है। तो कंबाइंड आउटपुट में कोई और ही नई चीज बन रही होगी, जैसे कपड़ा और सूट फर्क हो गया ना, तो अब ये कंबाइंड आउटपुट बन गया। सीमेंट, बजरी, ईंटें ये कुछ और है, बिल्डिंग अब कुछ और चीज बन गई। तो अगर ये सारी चीजें मिलके कंबाइंड आउटपुट बन रहा है तो अब ये सब मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक मिसाल कंबाइंड आउटपुट की थी, दूसरी मिसाल ये थी कि आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हो। जैसे अगर मशीन बेचने वाला कहता है कि हम मशीन आपको बेचेंगे और हमसे ही इंस्टॉलेशन करवानी है तो ही मशीन बेचेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन हम जिस तरह से किया करते हैं वो हमारी ही मशीन के लिए सूटेबल है, या हमारी मशीन हम खुद इंस्टॉल करेंगे तो सही इंस्टॉल होगी, कोई और करेगा तो उसको खराब कर देगा। अब हम उसको मशीन बेच भी रहे हैं और इंस्टॉल भी कर रहे हैं, तो ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन कोई भी कर लेता लेकिन वैसे ही वो हमसे ही करवा रहा है तो फिर ये दो अलग अलग है। लेकिन अगर ऐसा हमने कहा होता कि हमसे कराओगे इंस्टॉलेशन तो हम तुम्हें मशीन सस्ती बेच देंगे, नहीं कराओगे तो महंगी बेचेंगे, नहीं, वो इंटर रिलेटेड नहीं है, ये तो वैसे ही बस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी, वो चीजें इंटर रिलेटेड नहीं बन गई। प्राइस कम ज्यादा करना चीजों को इंटर रिलेट नहीं कर रहा। प्राइस तो नेचुरली जब ज्यादा खरीदेंगे तो एडजस्ट ही होनी है, प्राइस का एडजस्ट करना इनको इंटर रिलेटेड नहीं कर रहा। 3 पेपर अलग अलग पढ़ना, 20 हजार देना, इकट्ठे पढ़ना हो सकता है 55,000 देना, लेकिन इससे उनके कोर्सेज तो नहीं ना मिक्स हो जाएंगे। तो प्राइस एडजस्ट करना इज नॉट इनको इंटर रिलेटेड करना। इंटर रिलेटेड हो गया, कोई मार्केट में कोई और बंदा काम ना कर सकता हो, मतलब अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हम ही कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई और इंस्टॉल करता नहीं है लेकिन वैसे कर लेता तो भी वो इंटर रिलेटेड नहीं है। अगर कोई और मार्केट में काम नहीं कर रहा, हम ही कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी आएगा तो करना शुरू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, फिर नहीं है इंटर रिलेटेड। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाली बात। yes, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अलग अलग आइडेंटिफाई हो पा रही हैं, ये दोनों शर्तें कौन सी? वो इंडिविजुअली भी उनकी अपनी हैसियत हो और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो हाईली इंटर रिलेटेड ना हो। ये अंग्रेजी तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, ये अंग्रेजी याद करनी पड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट जो ए पॉइंट है, ये किस तरह बता रहा है कि डिस्टिंक्ट? पहले पॉइंट ने तो उतना नहीं, किस में से पहला, ए और बी? पॉइंट 3 में से ए ये कह रहा है कि इनकी अपनी भी एक पहचान है। कैसे पहचान साबित होगी? क्योंकि वो वैसे भी अलग अलग बेचे जाते थे। जैसे कॉलेज में पार्किंग करना, ये कोई अलग सर्विस नहीं है। कौन से कॉलेज सिर्फ पार्किंग बेचते हैं? नहीं, लेकिन लाइब्रेरी एक अलग सर्विस हो सकता है होती हो, बुक्स एक अलग सर्विस हो सकता है होती हो। तो 3A का मतलब है कि ये गुड और सर्विस अलग अलग अपनी पहचान तभी रखेगी ना जब इसको वैसे भी अलग बेचा जाता होगा। तो ये ए में लिखा हुआ है। लेकिन बी में ये लिखा हुआ है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में भी जहां जाके अपनी पहचान अलग अलग रखेंगे तो फिर वाकई ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में इनकी अपनी पहचान खो जाती है, क्यों खो जाती है? बहुत इंटर रिलेटेड है, शक्ल बदल जाएगी, कंबाइंड आउटपुट बन जाएगा, फिर अपनी पहचान खो जाएगी, अब फिर ये सेपरेट नहीं हो सकेंगे। तो ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो ये सारी प्रोमिसेस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और अगर ये शर्त पूरी ना हो सकी तो सब मिला के एक ही सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये स्टेप 2 है। एग्जाम्पल्स में, इलस्ट्रेशंस में, इनफैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10
अच्छा, बेशक मैं ये सारा टॉपिक क्लास में ही कवर करा रहा हूँ, लेकिन पढ़ने वाला काम आपने ही पढ़ना है। एग्जाम्पल 10 पढ़ लें। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल की समरी पहले बता दिया करूंगा ताकि आपको पढ़ते हुए वो पिक्चर पूरी क्लियर हो गई हो। इलस्ट्रेशंस में पहले पेज पे एग्जाम्पल 10, मैंने आपको 4 फाइलें दी होंगी, कॉपियों से तो खैर सारा कुछ एक ही स्टेपल हो गया होगा, लेकिन हेडर फुटर से आप पहचान लें। एक मैंने चैप्टर टेक्स्ट करके कुछ फाइल दी हुई है, उसके हेडर फुटर पे चैप्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है हेडर पे। एक मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हेडर में एक चीज दी हुई है, एक क्वेश्चंस हैं, एक सॉल्यूशंस हैं। ये 4 अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के पहले ही पेज पे एग्जांपल 10, ये वो बिल्डिंग वाली मिसाल है। अच्छा, इन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के बारे में एक तसल्ली के लिए बात सुन लें। ये इंग्लिश मुश्किल लिखी होगी, आपने इसके एक एक सेंटेंस को समझना ज़रूरी नहीं है। ये मैंने ओरिजिनल आईएएस की एग्जांपल्स कॉपी की हैं और उनको बहुत समराइज किया हुआ है, वरना असल में मैं सारी एग्जांपल्स डालता तो बहुत सारे पेजेस बनते। तो आपको अगर इन एग्जांपल्स का बस मरकजी ख्याल भी समझ आ जाए ना तो काफ़ी है। असल में इन एग्जांपल्स को आपको देने का मकसद ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है वो आपको क्लियर हो सके। तो इस एग्जाम्पल 10 के अंदर अगर आपको इतना भी समझ आ रहा है कि ये एक हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, बेशक हम लोग कंस्ट्रक्शन सुपरविजन मटेरियल ये सब अलग अलग बेचा करते थे, लेकिन वो एक कंबाइंड आउटपुट बनने वाला है, इसलिए ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो काफ़ी है अगर इतना भी समझ आता है। तो ये पर्पज़ है मेरा इलस्ट्रेशन देने का कि अगर आप इसका मरकजी ख्याल भी समझ पाएँ तो बहुत है। इनको याद करना होगा नहीं, ये सिर्फ पढ़ के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए बस। आपको क्योंकि आपको एग्जाम क्वेश्चन में अगर एंट्रीज टेस्ट हो रही हैं तो वो तो एक सेपरेट ही चीज़ है, वो तो मैं कैलकुलेशंस में आके बताऊंगा। लेकिन अगर डिस्कशन करनी पड़ रही है, जैसे ऐसा सवाल भी आया है जिसमें पहचानना था कि बताएं सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि नहीं, तो उनमें फिर ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हेल्पिंग होगी। तो ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हेल्पिंग मटीरियल है। याद आपने वो लेक्चर नोट्स करने हैं जो जिसपे ऊपर मैंने चैप्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है, याद वो करना है। एग्जाम्पल 11 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 11। इसमें केस ए, केस बी, केस सी, केस डी और केस सी, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जी। जो इसमें लिखा है 3A वाला जो पॉइंट लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एग्जांपल तो वो कह रहा है कि टुगेदर विद अदर रीडली अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर हम उसको भी बेचते थे वो फिर उसको इकट्ठे करके। आप ए का मतलब पूछने के, ए का मतलब क्या है सर? उसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ कि टुगेदर उसमें लिखा, एक तो ये है ना कि वो ऑन उसी को यूज कर ले कस्टमर, तो वो डिस्टिंक्ट होगी। तो आगे लिख रहा है और टुगेदर विद अदर रीडली अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर हम ओनली रिसोर्सेज उसको वैसे ही बेचते थे, हम या कोई और भी, यस सर, तो वो उसको यूज करता है मिला के, तो वो भी डिस्टिंक्ट तो नहीं होगा। ए का मतलब समझाता हूँ। अगर हमने कस्टमर को फर्नीचर बेचा है तो वो फर्नीचर ऑन इट्स ओन यूज हो सकता है ना। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन फर्नीचर। अगर हमने उसको एसी बेचा है और एसी बेच के कहा बस जाओ, तो वो एसी ही लेके क्यों चला गया? क्योंकि हमारी बजाय वो किसी और से भी वो इंस्टॉल करवा सकता है।
इसकी मिसाल अगर एक हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और जिससे हम ईंटें खरीद रहे हैं, नहीं कस्टमर हमसे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, हमसे वो ईंटें भी खरीद रहा है, कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा है, वो हमसे ईंटें लेने आता है और हम उसको कहते हैं ठीक है हम तुम्हें ईंटें घर डिलीवर कर देंगे। हम चौक पे ले जाके गाड़ी रोक के कहते हैं बस जाओ तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जानो ईंटें जाने। अब यहां से आगे वो क्या करेगा? नहीं कर सकता ना। तो ये चौक में ले जाके ईंटें छोड़ देना ये काफी नहीं हुआ, हमें एक एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जब एक एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट कर लिया, अब वहां पे अगर हम छोड़ भी दें तो ऑनवर्ड वो और काम लोगों से करवा सकता है। जैसे अगर हमने ईंटें ले जाके उसके डोर स्टेप तक पहुंचा दी, बस अब ये डिलीवरी वाला काम पूरा हो गया। अब वो ये वहां डिलीवर्ड ईंटें किसी और से इस्तेमाल करवाना है, किसी और से इस्तेमाल करवा ले, हमसे करवानी है हमसे इस्तेमाल करवा ले, तो हमारा काम डिलीवर कर देने पे मुकम्मल हो गया। अब वो ऑनवर्ड किसी और की भी सपोर्ट ले सकता है। तो जो हम प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं या तो वो फॉरन यूजेबल है, जैसे मैंने फर्नीचर की मिसाल दी, या फॉरन यूजेबल ना भी हुआ तो हम जहां जिस मोड़ पे छोड़ के आ रहे हैं वहां से ऑनवर्ड वो किसी और की भी सर्विस ले सकता है। जैसे एसी है, हमने उसको एसी बेच दिया, बस हमारा काम खत्म। अब वो ये नहीं कह सकता आपने तो मुझे बीच रस्ते में छोड़ दिया। नहीं भाई, एसी तुम्हें बेचा है, जाओ खुद ही उठा के ले जाओ, ले जाना तो किसी और से इंस्टॉल करवा लो, कोई और भी करके दे देगा। हमने एसी बेच दिया ना, अब वो ऑनवर्ड उससे आगे चल सकता है या वही रुक जाएगा? ये मतलब है इस बात का कि टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। अब इसका मतलब क्या है? ये तो अंग्रेजी उन्होंने, देखें स्टैंडर्ड में जब अंग्रेजी लिखी जाती है ना तो वो हर एस्पेक्ट कवर की जाती है, तो स्टैंडर्ड की अंग्रेजी है। इस पूरे का मतलब क्या है कि हर सर्विस और गुड जिसकी अपनी पहचान हो, कि वो अलहदा भी बेची जाती थी। तो अलहदा तभी बेची जाती थी ना जब वो इन इट सेल्फ एक मुकम्मल चीज थी। डिलीवर करना एक मुकम्मल एक्टिविटी है, चीजें डिलीवर कर दी, बस डिलीवर करने वाले का काम खत्म हो गया। अगर वो दूसरों को भी डिलीवर करने की सर्विस देता था तो एक मुकम्मल सर्विस थी वो। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 11, इसमें पहले केस ए की समरी बताता हूं। केस ए में वो सॉफ्टवेयर वाली बात की हुई है कि सॉफ्टवेयर बेचते हैं लाइसेंस के साथ, इंस्टॉल भी करके देते हैं, और आइंदा कभी कोई अपडेट आनी हो तो वो भी हम बेचा करते हैं, और कोई भी टेक्निकल सपोर्ट फोन पे चाहिए हो तो वो भी दे दिया करते हैं। और ये सारे काम हम वैसे भी लोगों को अलग अलग भी बेचा करते थे, यानी जो हमसे सॉफ्टवेयर खरीदता और बाकी काम खुद ही कराता वो भी हम बेचने को तैयार थे। कोई किसी से सॉफ्टवेयर खरीदता, हमसे इंस्टॉल कराता, हम इंस्टॉल भी करने को तैयार थे। टेक्निकल अपडेट्स ना भी कराता फिर भी सॉफ्टवेयर चलता रहता, फोन पे ना भी पूछता कोई बात नहीं, फिर भी काम चल जाना था। तो अब ये चारों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या इकट्ठी होंगी? ये केस ए पढ़ लें, केस ए पढ़ लें। ये सारे काम उनके अलावा कोई और ना कर सकता है। अच्छा, अभी कोई और नहीं कर रहा या दुनिया में हम वाहिद हैं जो कर रहे हैं? मतलब सॉफ्टवेयर ही हमारा ऐसा कि हम ही अपडेट कर सकते हैं और हम ही टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। तो फिर तो ये अलग अलग वैसे ही प्रॉमिस ना होते ना। ये अलग अलग प्रॉमिस तभी हैं अगर ये बाय नेचर अलग थे। यानी अगर टेक्निकल अपडेट ना भी हो फिर भी वो सॉफ्टवेयर चलता रहता तो हाँ, अपडेट एक अलग चीज़ है। या वैसे तो सॉफ्टवेयर हमारा तो अपडेट हमने ही देनी थी, लेकिन इनके इंडिपेंडेंट होने के लिए ये बात होगी फिर कि अपडेट के बगैर भी सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। कोई मसला नहीं है कि उसके बगैर, अपडेट के बगैर सॉफ्टवेयर ना चले, तो अपडेट एक अलग सर्विस है। वो नहीं है सेपरेट, जैसा सॉफ्टवेयर अब अपडेट अगर करेंगे तो सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाएगा, तो फिर हम पूरे को एक, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर फिर बेकार हो जाएगा। हाँ, तो फिर सॉफ्टवेयर मॉडिफाई हो जाएगा। जो थर्ड का बी था तो वो सेपरेट नहीं, वो ऐसा वो प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं होती, छोटी मोटी अपडेट्स तो अपडेट्स होती हैं। जैसे व्हाट्सएप है, उसमें अगर अपडेट्स आ रही तो व्हाट्सएप थोड़ी बदल जाता है, वही रहता है। छोटी मोटी अपडेट्स हैं, कोई इमोटिकॉन चेंज हो जाएंगे, कोई छोटी मोटी अपडेट्स, सॉफ्टवेयर बदलना नहीं होता। सर वैसे अगर वैसे कोई हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर के केस में ना होगा, लेकिन कोई एक चीज़ है, सपोज 4 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से 2 जो है वो हम अलग भी बेचते हैं, और जो दूसरे 2 हैं अगर वो इकट्ठे दे दिए तो वो मॉडिफाई हो जाएगी चीज़ जो हमने मेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी ए बी सी डी हम 4 बेच रहे हैं, ए और बी अलग बेचते हैं, सी और डी इकट्ठे ही बेचते हैं। इकट्ठे अगर करें, बेचते अलग भी हैं लेकिन इकट्ठे करें तो वो मॉडिफाई हो जाएगी चीज़।
पूरी चीज मॉडिफाई हो जाएगी, फिर हमारी टीम परफॉर्मेंस ए बी सी डी सब मिलके मॉडिफाई हो जाएंगे। ए बी जो है वो अलग अलग भी बेचते हैं। अब जो सी एंड डी है ये भी हम अलग बेचते हैं, लेकिन अगर सी और डी इकट्ठे कर दिए तो वो चीज मॉडिफाई हो जाएगी। कौन सी चीज? जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओरिजिनली थी, जो जिसमें 4 चीजें ए बी सी डी 4 अलग अलग चीजें थी और सी और डी इकट्ठे बेचे तो सी और डी मिक्सचर कुछ और बन जाएगा, या ए बी को भी बिगाड़ देगा वो, तो फिर ए बी सी एंड डी 3 हो जाएंगे। ये पढ़ना है अभी सिर्फ। अच्छा, वैसे तो जो मैं समरी बताता हूँ, अगर आप कहेंगे जी पढ़ने के बाद तो उतना ही समझ आया जितने हमने समरी बताई थी, फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ें, क्योंकि समरी तो आपको फौरन भूल जाएगी, लेकिन अगर एक बार पढ़ा होगा और कुछ टूटा फूटा भी समझ आ गया होगा तो वो रिटेन होगा। तो इसलिए पढ़ें, सुस्ती के मारे ना बने, पढ़ना जरूर। केस ए। अच्छा, केस बी ये है कि सॉफ्टवेयर बेचते हुए हमारे कस्टमर ने कहा है कि इसमें ये चेंजेस भी करानी है, तो इंस्टॉलेशन करते हुए वो चीजें बदल जानी है, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाना है। तो आप सॉफ्टवेयर बेचना और इंस्टॉल करना, ये जो भी आप सी और डी कह रहे थे, ये मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी, बाकी अलग अलग रहेंगी। ये केस बी है। अपडेट्स जो है ना, वो छोटी मोटी अपडेट्स को कहते हैं। जैसे जो बेसिक सी फंक्शनिंग होती है, जैसे व्हाट्सएप है, तो इसमें मेन चीजें, मैसेज का डिलीवर होना, पिक्चर्स, वीडियोस, इनका डिलीवर होना है ना, मेन तो यही कॉल होना है। अब छोटे मोटे अपडेट्स क्या होंगे कि एक इमोटिकॉन ऐड हो जाएगा, या बटन की शक्ल ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगी। ये छोटे मोटे अपडेट्स हैं, ये उसके मेन चीज को बदल नहीं रहे होते। केस बी। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या चीज़ है? जब सॉफ्टवेयर बेचते हैं ना, तो वो इजाज़त के साथ बिकता है, वरना तो चोरी का सॉफ्टवेयर होगा, जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर वाकई हलाल तरीके से बेचा जाएगा तो वो लाइसेंस के साथ, इजाज़त के साथ बेचा जाएगा। तो सर, अगर वो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड हो रहा है, उसमें अपडेशन हो रही है, तो वो तो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, लेकिन उसका लाइसेंस तो एक गलत चीज़ है ना। सॉफ्टवेयर बेचना मतलब सॉफ्टवेयर लाइसेंस के साथ बेचना, यानी सॉफ्टवेयर और लाइसेंस को अलग अलग चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला सॉफ्टवेयर अगर बेच रहा है ना, तो वो लाइसेंस के साथ बेच रहा है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अब वही उसकी प्रिंसिपल गुड है जो वो बेचता है, तो वो उसकी इन्वेंट्री होगी। हाँ हाँ, वो उसकी इन्वेंट्री में आएगी। तो सॉफ्टवेयर तो उनकी इन्वेंट्री है। केस बी। तो रेवेन्यू और सेल में कोई
रेवेन्यू ब्रॉडर टर्म है, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रेवेन्यू है। नहीं, अदर इनकम रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाया हुआ। अब या तो वो गुड्स बेच के हो सकता है, सर्विसेज बेच के हो सकता है। केस सी ये है कि हम एसी भी बेचते हैं और इंस्टॉल भी करके देते हैं, लेकिन हमारे नखरे इतने हैं कि हम कहते हैं कि हमसे एसी खरीदोगे तुम इंस्टॉल करेंगे, वरना हम नहीं बेचते तुम्हें। ये हमारे नखरे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत है तो हमारे नखरे हैं। इससे क्या ये चीज़ बहुत इंटर रिलेटेड हो जाएगी? नहीं, बाय नेचर सर्विस अलहदा होगी और एसी अलहदा चीज़ होगा। ये तो हमारा मार्केटिंग का एक रवैया था कि नहीं, हम नहीं बेचते। अच्छा, नखरे तो चलो मैंने ज़्यादा नेगेटिव वर्ड यूज़ कर दिया। मार्केटिंग नॉर्म्स है ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो कॉलेजेस में अक्सर एक नॉर्म जो चल रही होती है कि जिन्होंने 3 पेपर पढ़ने होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है एक पेपर पढ़ने वाले पे। इसकी वजह यह है कि उन्होंने सारे पेपर्स ही अपने सेल करने हैं, तो अगर एक एक पेपर पढ़ने वालों से कमरे भर जाएंगे तो जिस स्टूडेंट ने 3 पेपर पढ़ने हैं तो उसका तो ज़्यादा हक था। तो इसलिए ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो इसलिए अगर कोई कॉलेज चले, कॉलेज की मिसाल आ गई है कि अगर या तो वो 3 पेपर्स में एडमिशन देता है या 1 में नहीं, मतलब 3 में देगा तो देगा, 1 में नहीं, तो इससे वो इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगे, इससे वो इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएंगे। ये तो उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बने। तो ये जो केस सी है उसमें लिखा हुआ है कि हम एक मशीन बेचते हैं और इंस्टॉल भी करके देते हैं, लेकिन बस वैसे ही जबरदस्ती करते हैं। नहीं सॉरी मैंने दो मिक्स कर दिए। केस सी ये है कि हम एक मशीन बेचते हैं और इंस्टॉल भी करते हैं, और इंस्टॉल हम ना से कोई और भी कर देगा, कोई मसला नहीं है, इजी इंस्टॉलेशन है। एक ये केस है, इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग हैं। और केस डी ये है कि है तो आसान इंस्टॉलेशन, कोई और भी कर सकता है, लेकिन हमने जिद किया कि नहीं, हम बेचेंगे ही तब जब हमसे इंस्टॉल कराओगे। अब भी 2 ही हैं, ये केस सी और डी है। अगर कोई और ना कर सकता, बस वही कर सकता। अगर और कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपस में ये रिलेटेड इतने हैं, तो फिर ये एक ही होती। अच्छा, कर ही नहीं सकता या अभी करता कोई नहीं है? कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमने चीज बनाई तो उसकी सर्विस भी हम ही ने उसके मुताबिक प्लान की है, फिर ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, फिर ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है कि अभी मार्केट में कोई और करता नहीं है लेकिन कर सकता है, तो बस फिर ठीक है, फिर सेपरेट है। अभी मार्केट में कोई और नहीं, आ जाएगा, कल आ जाएगा। टीचर जो है वो सेम ही रहेगा क्या जिसमें आपसे पढ़े हैं और किसी और कॉलेज में आपको नहीं ना पढ़ाएंगे कॉमर्स ऑब्लिगेशन। तो मतलब अगर 3 में दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि लेवल है। नहीं, वो सब्जेक्ट तो मार्केट में और पढ़ाया जा रहा होगा ना, वो सब्जेक्ट तो मार्केट में पढ़ाया जा रहा है ना। जिस तरह इंस्टॉलेशन सर्विस है, तो इंस्टॉलेशन सर्विस करने वाले बंदे चेंज हो रहे होंगे, लेकिन सर्विस तो इंस्टॉलेशन की होगी ना, तो इसलिए कोर्स तो मार्केट में पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब के लेक्चर सुनाए जा रहे हैं। केस सी और डी पढ़ लें जल्दी से, अभी तो स्टेप 2 पे हूं मैं, जल्दी करें। जी मैं रुका, यहीं खड़ा हूँ, लेकिन तब से यहीं खड़ा हूँ। सो मतलब केस डी में जब वो कहता है कि से ही इंस्टॉल करवाओगे, रिस्ट्रिक्शन रख रहा है, तो इसमें भी हमारे पास सेपरेट इस वजह से रह रहा है क्योंकि उस प्रॉमिस तो नहीं चेंज हो रहा ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वही रह रही है। जो आपने नोट्स में एग्जांपल्स दिए हैं, जो स्टैंडर्ड्स में मार्क कर देंगे, स्टैंडर्ड्स से ओरिजिनल स्टैंडर्ड लेके जाने, अगर आप लेके जाने तो बस यही है जो आप, बाकी उसके अलावा नहीं। मैंने ऑलरेडी ये ज्यादा ही रखी है, यानी आईकैब ने जो लिस्ट दी है ना कि ये आपसे नहीं पूछी जानी, मैंने उनमें से भी कुछ डाली हुई है क्योंकि वो समझने के लिए जरूरी थी। तो ये काफी है जितनी नोट्स में डाली है। छोटा मोटा लिखना, क्या लिखना है? मैंने देखा के फॉर्मूले लिखा होता है। स्टैंडर्ड ले जाना अलाउड है, उस पर नहीं कैमरा खोल के भी कह सकता हूँ, उसमें क्या है, लेकिन स्टैंडर्ड ले जाना अलाउड है। उस पर पूरे लंबी कहानियां लिखी होंगी तो वो नहीं होगा। कोई छोटी मोटी स्टैंडर्ड की पैराग्राफ की अगर अपनी आसान वर्डिंग में कुछ लिखा हो तो मेरे ख्याल में उसमें हर्ज नहीं होनी चाहिए।
है? नहीं, वो तो इसलिए अलाउड होते हैं ना कि उसमें टैगिंग की होगी कि फलानी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि अगर पैराग्राफ है उसको अपने अल्फाज में आसान करके लिखा हुआ है तो वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इतना ड्रिल वहाँ पर चेक कर रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है? नहीं, बूटियाँ तो ना रखें। और केस ई ये है कि अगर आपने बाइक खरीदी है और जिससे बाइक खरीदी है उसी से इंजन ऑयल के 2-3 डब्बे भी खरीद के रख लिए हैं, तो बाइक बेचने वाले ने बाइक भी बेची है और इंजन ऑयल भी बेचा है, तो वो सेपरेट है। बस ये केस ही है। ई, केस ई। और केस ई करने के बाद क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 10 कर दें। ज़बानी वाला क्वेश्चन है, पहले उसको पढ़ के ज़बानी सोचिएगा कि आप क्या आंसर करते, फिर सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन 10। अगर नॉन नहीं है लगा देखना, लेकिन एक बंदे को बस भेज दिया तब भी जैसे मैंने आपको बाइक भी दी थी, तो मैंने आपने मुझे कहा यार तो मेरे जानने वाले तो मुझे इंजन ऑयल भी चाहिए, ट्यूनिंग भी करनी, आप ट्यूनिंग नहीं करनी तो ना आइंदा कभी करनी है ना। और बाकी भी मार्केट में लोग कोई नहीं करते, करते हैं ना, तो बस ये एक नॉर्मल सर्विस है, दो अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन 10 स्प्रिंग 17। तो ये एग्जांपल्स में अलग क्या? ये क्वेश्चन 8 जॉब के नहीं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस 4 तरह के सेट हैं, क्वेश्चंस एक अलग सेट है। इनमें से क्वेश्चन 10 पार्ट ए का आंसर क्या होता है? पार्ट ए तो इसमें वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताएंगे और उसके वो आगे वो ए और बी वाले पॉइंट लिखेंगे। ये तो F1 में आता है, हाँ, तो ये तो नहीं आएगा ना? क्यों स्टैंडर्ड है नहीं, फिर भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। मतलब
ये इस तरह के बोनस मिल जाते होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने कौन सा स्टैंडर्ड कभी जिंदगी में खोला होगा, कहाँ वो पेपर में खोल के देखेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड आपको पेपर में ले जाना बेशक अलाउड है, लेकिन पूछ लेंगे इस तरह की बात, कोई इसमें बैद नहीं है बात। जो पार्ट बी का सेकंड केस में लगा इसमें स्लाइड पे लिखा हुआ है कि वो उसके बगैर अपडेट के बगैर ही फंक्शन देगा। अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर ये सीधा नहीं, अगर ये ना लिखा होता या ये लिखा होता कि उसके बगैर नहीं रह सकेगा, उसके बगैर नहीं, हाँ, तो फिर ये कंबाइन हो जाती। स्टेप 3, determine the transaction prices. स्टेप 3, इस पूरी ट्रांजैक्शन की प्राइस, क्योंकि रेवेन्यू के लिए अमाउंट चाहिए ना, तो उसकी अमाउंट क्या होगी? जितने पैसे हम कस्टमर से मांग रहे हैं वही होगी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिंपलेस्ट बात तो यही है कि जो पैसे हम कस्टमर से मांग रहे हैं वही ट्रांजैक्शन प्राइस है, लेकिन इसमें कुछ चीजों को एडजस्ट करना होगा। जो प्राइस हम कस्टमर को बता रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब डाल के, मतलब उसको मैं एडजस्टमेंट नहीं कह रहा, जो भी प्राइस हम कस्टमर को बता रहे हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। वो क्या एडजस्टमेंट्स हैं या क्या चीजें हैं जो कंसिडर करनी होती हैं, ये 5 हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस वो है जो हमने कस्टमर को पैसे चार्ज करने हैं। इनमें 5 तरह की चीजें, ये 5 आपसे नाम लेके भी पूछी जा सकती हैं। तो नोट्स में आए, नोट्स में आए, स्टेप 3, पेज नंबर 3। पॉइंट नंबर 1, ये भी याद करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, तो पॉइंट नंबर 1 याद करना है। रट्टा मतलब। और पॉइंट नंबर 2 में ये जो मैंने बोल्ड लिखा हुआ है, ए बी सी, अगले पेज पे डी ई, ये 5 नाम रट्टे लगा लें। इनके अंदर जो लिखा है ये तो आपके वैसे याद रखने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये 5 नाम भी आपने रट्टा लगाना है। ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन यानी पॉइंट 1 के बाद इस पेज पे हैं 2 3 और 2 अगले पेज पे ए बी सी डी ई। ए और बी मैंने इकट्ठे करके लिखे हुए क्योंकि तकरीबन मिलती जुलती बात है दोनों में। और सी डी और ई, ये 5 पॉइंट ये रट्टा लगाना है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है और इसके लिए क्या क्या चीजें कंसिडर की जा रही होती हैं, तो ये वो 5 हैं जो कंसिडर की जा रही होती हैं। अब ये क्या है, इनमें एक एक करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस वो अमाउंट जो हम कस्टमर को कोट कर रहे हैं, उसमें या तो कुछ प्लस करना होगा या माइनस करना होगा।
अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, उनमें से नंबर 1 है वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन इस सेंस में है, एक अनसर्टन पोर्शन है रेवेन्यू का, इस सेंस में ये वेरिएबल है। ये वो वेरिएबल और फिक्स्ड के सेंस में शायद नहीं है। यहां पर वेरिएबल कंसिडरेशन से मुराद है कुछ पोर्शन अनसर्टन। जैसे मिसाल के तौर पे कस्टमर ने हमें घर बना के देने को कहा है और साथ ये तय हुआ कि इस घर के बनाने का हम लोग 200 मिलियन लेंगे, ये तो प्राइस तय हो गई। लेकिन इसके अलावा वो हमें पर डे क्या हुआ, अगर कस्टमर से प्राइस तय हुई है कि उसको हमने घर बना के देना है तो उसके लिए 200 मिलियन तो है ही है। इसके अलावा उसने हमें कुछ पर डे बोनस की बात की है कि 3 साल का टाइम दिया आपको, जितना जल्दी बना देंगे हम आपको 20,000 पर डे बोनस देंगे। अब ये बोनस कितना मिलेगा? जितना जल्दी काम कर लेंगे। अभी पता है कितनी जल्दी कर लेंगे? नहीं। तो हो सकता है बोनस हो सकता है ना हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तो ये जो अनसर्टेन पोर्शन है ये मुराद है वेरिएबल कंसिडरेशन से। सर वो उनको ये बताएंगे कि आपने अगर इतनी जल्दी कर दिया तो टर्म्स तो तय होंगी कि जैसे मैंने कहा 20,000 पर डे, अगर 10 दिन पहले कर देंगे तो 2 लाख बोनस मिल जाएगा, 20 दिन पहले कर देंगे तो 4 लाख मिल जाएगा। टर्म्स तय हो गई हैं, लेकिन इन द एंड टोटल बोनस कितना मिलेगा ये हमें अभी नहीं पता। तो ये मुराद है वेरिएबल कंसिडरेशन से। तो हम इसका लगाएंगे फिर अंदाजा, जिस तरह एसेट की यूजफुल लाइफ का शुरू में अंदाजा लगाना होता है। हमें कई स्टैंडर्ड में चीजों का शुरू में अंदाजा लगाना होता है। जैसे डिसमेंटलिंग की प्रोविजन है, डिसमेंटलिंग की प्रोविजन हमें शुरू में अंदाजा लगाना पड़ता है क्योंकि उसकी अकाउंटिंग करनी होती है। तो इसी तरह से हमें ना इस ट्रांजैक्शन प्राइस की अकाउंटिंग करनी होगी, इसलिए शुरू में अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन प्राइस 200 प्लस ये अंदाजन बोनस होगा। हम शुरू में अंदाजा लगाएंगे तो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी 200 प्लस ये अंदाजन बोनस। अब ये अंदाजा कैसे लगाना है, इसके लिए आपने IAS 37 में प्रोविजन की कैलकुलेशन में 2 तरह के काम सीखे थे। प्रोविजन IAS 37 एक था कि समेशन PX और एक हाँ या ना वाला था। तो ये 2 ही तरीके हैं, दोनों की मिसालें बताता हूं। कस्टमर ने कहा है पर डे 20,000 बोनस मिलेगा। अब हम लगाएंगे अंदाजा ये लगाएंगे कि हमें लगता है कि 5 को दिन पहले हम कर लेंगे काम खत्म। नहीं, 15 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। अब जितने अंदाजे हैं उनकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो ये अंदाजन अमाउंट कैसे निकलेगी? समेशन PX। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहा हुआ है कि अगर आपने 1 महीना में खत्म कर दिया तो 5 लाख बोनस है, नहीं किया तो नहीं। तो अब ये हाँ या ना है। वेरिएबल कंसिडरेशन को इसमें शामिल करेंगे तो ट्रांजैक्शन प्राइस बनेगी, यानी जो अमाउंट कंफर्म है प्लस ये जो अनसर्टन वाली अमाउंट है। इसको अमाउंट को अंदाजा कैसे लगाएंगे? या ये अंदाजा समेशन PX करके लगना होगा या हाँ या ना होगा। जैसे अगर बोनस है कि 5 लाख, पता नहीं क्या बोला था मैंने, 5 लाख बोनस मिलेगा अगर 1 महीना पहले खत्म कर दिया तो, अगर नहीं तो फिर बोनस नहीं मिलेगा। तो अब या तो बोनस मिलना है या नहीं मिलना है। अंदाजा लगाएंगे कि बोनस मिलने के चांसेस क्या हैं, ना मिलने के क्या हैं। अगर बोनस मिलने के चांसेस 70% है तो फिर मिलेगा, 5 लाख ऐड कर लेंगे। और अगर बोनस ना मिलने के चांसेस 80% है तो फिर ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो अनसर्टेन अमाउंट का अंदाजा है, या ये हाँ या ना होगा या समेशन PX होगा। तो हाँ के चांसेस ज्यादा हैं तो हाँ, हाँ मतलब खुद ही थोड़ी पूछेंगे, जाके बताना होगा ना एग्जाम में, बिल्कुल बताएगा। तो ये जो वेरिएबल कंसिडरेशंस हैं इनकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। ये मैं इस वक्त पॉइंट नंबर 2 पे हूँ, ट्रांजैक्शन प्राइस के पॉइंट नंबर 2 पे हूँ। नंबर A वेरिएबल कंसिडरेशन।
इसके नीचे जो अंग्रेजी लिखी हुई है, एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कैन वेरी, है उधर ही? इसकी मिसालें लिखी हैं। किनकी मिसालें क्या हो सकती हैं? डिस्काउंट हो सकता है। डिस्काउंट कैसे हो सकता है? हमने कस्टमर को कहा है कि कस्टमर और हमारे दरमियान तय हुआ है कि वो पूरे साल में हमसे 1000 यूनिट्स से 500 यूनिट्स इतने खरीदेगा। हो सकता है 500 खरीदे, हो सकता है 600, 700, 800, 500 से 1000 तक उसने हमें अंदाजा बता दिया। जैसे ये जो शादी हॉल्स बुक होते हैं, तो इसमें शादी हॉल बुक करके खाने के लिए उनको कहा जाता है जी 250 से 300 लोग होंगे, तो अब वो जितने मेहमान होते हैं फिर उनके पैसे उसके हिसाब से होंगे। तो ये एक रेंज तय हो गई। तो कस्टमर ने हमसे एक रेंज तय कर ली कि 500 से 1000 तक हम आपसे खरीदेंगे। हमने कहा कि ठीक है, अगर तुमने 600 तक खरीदे तो हम तुम्हें एक चीज 50 रुपए की बेचेंगे। अगर तुमने एक पूरे साल के अंदर 600 से ऊपर खरीदे तो फिर तुम हमें कीमत कम कर देंगे। अब ये कीमत जो कम होगी, जैसे मैं मिसाल पूरी बताता हूं, 600 यूनिट्स तक खरीदे तो 50 रुपए का एक लेंगे, और अगर 600 से ऊपर निकल गया तो हम 45 कर देंगे। 45 सब पे कर देंगे। जो पहले उसने खरीदे होंगे कुछ महीनों में उनको भी एडजस्ट कर देंगे। तो अब वो इवेंचुअली 600 से ऊपर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये कब पता चलेगा? तो हमें तो शुरू में अंदाजा लगाना है। तो ये डिस्काउंट वाला पोर्शन है, एक सवालिया निशान आ गया। तो हमें फिर इस डिस्काउंट की एस्टिमेशन लगानी पड़ेगी, वो भी यही समेशन px या फिर हाँ या ना। अच्छा, अब उसमें प्लस करने के बजाय माइनस करने वाली चीज आ गई। अब डिस्काउंट है ना, बोनस ऐड करने वाली चीज है, डिस्काउंट माइनस करने वाली चीज है। इसी तरह बोनस की जगह पेनल्टी की मिसाल भी हो सकती है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम दिया था, कस्टमर ने कहा कि अगर लेट किया तो पेनल्टी डलेगी। अब वो पेनल्टी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो तभी पता चलेगा। हम लगाएंगे अंदाजा, और अंदाजा लगा के यहां से लेस हो जाएगा। क्या अच्छा, वारंटी। हाँ जी, IFRS 15 मैंने एक चीज से लिंक किया था कि जब IFRS 15 पढ़ाऊं तो वारंटी याद कराइएगा। वारंटी देना एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है। वारंटी देना, जैसे एक बिजनेस चीजें बेचता है और एक बेचता है वो विदाउट वारंटी, एक बेचता है विद वारंटी। अगर विदाउट वारंटी बेचेगा तो सस्ती प्राइस होगी, विद वारंटी होगी तो महंगी प्राइस होगी। तो ये जो विद वारंटी बेचना है इसके पर अलग पैसे चार्ज होते हैं ना। अगर इस तरह से बेचा जाता है तो फिर वारंटी देना एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो कि आपके सिलेबस में IFRS 15 में नहीं है। असल में IFRS 15 में वो कवर हो जाएगा अगर वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुई, तो फिर उस वारंटी पे IAS 37 नहीं लग रहा होगा, फिर उस पे IAS 37 फिर उस पे IAS 37 नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर वो अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर IAS 37 लग रहा होगा। अगर ये बात समझ नहीं आई तो बेकार बात थी, ऊपर से जाने दें, क्योंकि इन एनी केस अगर वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो वो तो आपके सिलेबस की चीज नहीं है। IFRS 15 का काफी सारा पोर्शन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। लाइसेंसिंग उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन है, सेल एंड लीजबैक नहीं, सॉरी, रीपरचेज एग्रीमेंट है, ये वारंटी है, ये काफी सारा आपके सिलेबस में नहीं है। तो वारंटी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर वारंटी एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है तो फिर वो IFRS 15 में कवर होगी, IAS 37 में नहीं होगी। और अगर वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होती तो फिर IAS 37 में कवर होती है। वो इसी में, किसमें? ये जो वेरिएबल कंसीडरेशन कर रहे हैं, जी बिल्कुल, लेकिन वो आगे चल के और आना है मजीद। डिस्काउंट वर्चर भी आ जाएगा लेकिन वो आगे चल के आएगा। तो डिस्काउंट की मिसाल हो गई, और रिबेट ये डिस्काउंट ही है। रिफंड के कस्टमर को कहा है कि ना पसंद आए तो पैसे वापस कर देना, अब वो वापस चीज़ें वापस कर देना। अब वो वापस आएंगी नहीं आएंगी, कितने यूनिट्स वापस होंगे, अनसर्टेनिटी, ये भी लेस होगा। क्रेडिट ये भी डिस्काउंट टाइप चीज़ है। प्राइस कंसेशन डिस्काउंट टाइप चीज़ है। इंसेंटिव ये बोनस हो गया, परफॉर्मेंस बोनस बोनस है। पेनल्टी की मिसाल भी दे दी। तो ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो प्राइस में इस सवालिया निशान के तौर पे आती हैं, या तो प्लस होनी होती हैं माइनस होनी होती हैं। इनकी अमाउंट कैसे अंदाज़ा लगाना है
या समेशन पी एक्स, या हाँ या ना। कोई भी जो पेमेंट थर्ड पार्टी को देती है उसको ऐड नहीं करती। क्या जी? पेमेंट कोई भी थर्ड पार्टी को देते हैं अगर। कहाँ लिखा हुआ है? ये वो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यानी अगर हमने गुड्स बेची हैं और कस्टमर से सेल्स टैक्स लिया है कि गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो वो हमारा रेवेन्यू थोड़ी है, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी के बिहाफ पे लिया है। इसके अलावा भी हो, जैसे कि डिलीवर किया तो डिलीवरी वाले को हम देंगे अपनी तरफ से, गुड्स डिलीवर किए कस्टमर, तो वो भी हमने कस्टमर से हमने जो पैसे लिए वो डिलीवरी चार्जेस भी उसमें शामिल कर दिए, तो वो भी तो हमने किसी और के बिहाफ पे कलेक्ट किए हैं ना, तो वो भी हमारा रेवेन्यू, वो भी हमारा रेवेन्यू नहीं है। चलें जी, इसको फिर यहीं एंड करते हैं। मैंने अभी तक इसमें जितना पोर्शन बताया है वो ए बी की जो हेडिंग है उसके नीचे वाला पैराग्राफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, मोस्ट लाइकली अमाउंट, यहां तक बताया। ये ट्रांजैक्शन प्राइस शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, ये अभी ऑनवर्ड मैंने बात नहीं बताई। ठीक है, बाकी फिर एग्जांपल्स और सवाल वो फिर इंशाल्लाह मंडे की क्लास में, एक्स्ट्रा वाले मंडे कह रहा हूँ, रेगुलर तो है कल, एक्स्ट्रा वाली ये मंडे को है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मंडे को